दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की ही स्टोरी का सेकंड पार्ट है। और कल जो वीडियो मैं कर लेके आया था उसमें वो जो स्टोरी थी वो पूरी कवर नहीं हुई थी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कहानी को पूरा सुनने के लिए और कहानी को पूरा समझने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और जो कहानी है उसका टाइटल है डब्बूज सॉन्ग। तो दोस्तों, कल का जो वीडियो था उस वीडियो के अंदर हमने इसको यहाँ तक इसको कवर कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये कहानी पूरी ही कंप्लीट हो जाएगी, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको नया वर्ड या फिर नया इंस्ट्रक्शन मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एट दिस डब्बू गॉट एंग्री। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कल के वीडियो में भी, जब हम किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब हमें एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। और यहाँ पर एक एडजेक्टिव को वर्ब बनाया गया है। एंग्री एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नाराज़ होना, क्रोधित होना। और इस एडजेक्टिव को जैसे यहाँ पर आपको बताया था वरीड था एडजेक्टिव, इसको वर्ब बनाने के लिए गेट का यूज़ किया गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एंग्री को वर्ब बनाने के लिए एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग किया गया और सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया है। और ये पास्ट का वाक्य है तो गेट की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ? एट दिस, इस बात पर, डब्बू गॉट एंग्री, जो डब्बू था वो नाराज़ हो गया। ही शाउटेड। और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। शाउट मतलब चिल्लाना, सेकंड फॉर्म शाउटेड। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। व्हाट डू यू नो अबाउट सिंगिंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में डू या फिर डज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। और यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन होगा तब हमें डू का यूज़ करना होता है। अन्यथा वहाँ पर डज का इस्तेमाल किया जाता है यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा। तो फिलहाल यहाँ पर यू सब्जेक्ट है जिसमें डू लगाया गया हेल्पिंग वर्ब के तौर में। और दोस्तों, यदि हम उसमें कोई इंट्रोगेटिव वर्ड को मेंशन करते हैं तो उसे सबसे पहले मेंशन किया जाता है। व्हाट का मतलब होता है क्या। तो इसका क्या अर्थ हुआ? ही शाउटेड, वह चिल्लाया। व्हाट डू यू नो अबाउट सिंगिंग, आप या कह सकते हैं तुम सिंगिंग के सिंगिंग मतलब कि गायकी के बारे में क्या जानती हो। आई एम अ वेरी गुड सिंगर। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर एम का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। आई एम ए वेरी गुड सिंगर, मैं बहुत अच्छा गायक हूँ। नाउ आई विल सिंग एट एनी कॉस्ट। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो ऐसे वाक्यों के टेल पर गागेगी आएगा और हमें वहाँ विल का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है। और साथ में फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? नाउ, अब, आई विल सिंग एट एनी कॉस्ट, अब मैं किसी भी कीमत पर गाऊंगा। नोबडी कैन स्टॉप मी, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। ओके, ठीक है। इफ़ यू आर सो डिटरमिन्ड टू सिंग देन लेट मी गो। तो उसने क्या कहा? ओके, ठीक है। इफ़ यू आर सो डिटरमिन्ड टू सिंग। दोस्तों, डिटरमिन्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दृढ़ संकल्प होना, किसी बात के बारे में बहुत ज़्यादा विश्वास होना, दृढ़ संकल्प होना। तो उसने क्या कहा कि यदि इफ़ यू आर सो डिटरमिन्ड, यदि आप बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प हो टू सिंग, गाने के लिए, देन फिर लेट मी गो, फिर मुझे जाने दो। लेट मी गो आउट ऑफ द फील्ड बिफोर यू स्टार्ट द सॉन्ग। तो उसने क्या कहा कि यदि आपका बहुत ज़्यादा मतलब कि इफ़ यू आर डिटरमिन्ड, यदि आपका बहुत मजबूत इरादा है, पक्का इरादा है, देन लेट मी गो, फिर मुझे जाने दो। और दोस्तों, लेट का प्रयोग जब किया जाएगा जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर किसी क्रिया को होने देने के बारे में बात की जाए। तो उसने क्या कहा कि यदि आपका बहुत पक्का इरादा है गाने का, देन लेट मी गो आउट ऑफ द फील्ड, फिर मुझे खेत से बाहर जाने दो। बिफोर यू स्टार्ट द सॉन्ग, मतलब कि
आप अपना गाना शुरू करो, इससे पहले मुझे खेत से बाहर जाने दो। सैड चमेली, चमेली ने कहा। एंड लेफ्ट द फील्ड, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। लीव का मतलब होता है छोड़ना, निकलना, रवाना होना। सेकंड फॉर्म में लेफ्ट, तो क्या अर्थ हुआ? सैड चमेली, चमेली ने कहा एंड लेफ्ट द फील्ड, और खेत से चली गई। चलिए आगे देखिए। डब्बू स्टार्टेड ब्रेइंग लाउडली, दोस्तों यहाँ स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्यों के टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आए और उसके बाद कोई भी क्रिया हो, जैसे मान लीजिए हम कुछ ऐसे वाक्य बनाते हैं जैसे वह खेलने लगा, वह दौड़ने लगा, हम नाचने लगे। ऐसे वाक्यों में जहाँ वाक्यों की टेल पर लगा लगी हो, ऐसे वाक्यों में स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। BRAY, आप इसे नोट कर लीजिए। ब्रे का मतलब होता है रेंकना। जो गधे आवाज़ निकालते हैं उस आवाज़ को ब्रे कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है रेंकना। लाउडली का मतलब ज़ोर से, और ये एक एडवर्ब है। तो क्या अर्थ हुआ? डब्बू स्टार्टेड ब्रेइंग लाउडली, डब्बू ज़ोर से रेंकने लगा। द वॉचमैन हु गार्डेड द फील्ड केम विद देयर स्टाउट स्टिक्स एंड लैश्ड डब्बू बैडली। क्या मतलब हुआ कि द वॉचमैन हु गार्डेड द फील्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, और यहाँ हु का यूज़ किया गया है जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द वॉचमैन मतलब कि चौकीदार, हु गार्डेड द फील्ड जो खेत की सुरक्षा करते थे, केम वो आ गए, विद देयर स्टाउट स्टिक, स्टाउट्स मतलब मजबूत, अपनी मजबूत लाठी लेकर वो आ गए। एंड लैश्ड डब्बू बैडली, और उन्होंने डब्बू को बुरी तरह पीटा। लैश मतलब पीटना, और उन्होंने डब्बू को बुरी तरह पीटा। आगे देखिए। डब्बू हाउल्ड बैडली, हाउल्ड का मतलब चीखना, चिल्लाना, ऊंचे सुर में बोलना। जो डब्बू था वो बहुत तेज वो मतलब कि चिल्लाया। बट देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं था। When डब्बू केम आउट ऑफ द फील्ड ऑल ब्लैक एंड ब्लू, ही सॉ चमेली वेटिंग आउटसाइड फॉर हिम। क्या अर्थ हुआ? When डब्बू केम आउट ऑफ द फील्ड, दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम, और केम आउट मतलब बाहर आना। तो क्या अर्थ हुआ? वैन जब डब्बू केम आउट ऑफ द फील्ड, जब डब्बू खेत से बाहर आया। ऑल ब्लैक एंड ब्लू, पूरी तरह से, ब्लैक एंड ब्लू मतलब कि बुरी तरह से पिटा हुआ। ही सॉ उसने देखा, चमेली वेटिंग आउटसाइड फॉर हिम, उसने चमेली को बाहर अपने लिए इंतज़ार करते हुए देखा। चमेली सैड, चमेली ने कहा। डब्बू आई टोल्ड यू नॉट टू सिंग बट यू डिड नॉट हीड माई एडवाइस। क्या अर्थ हुआ? चमेली सेड, चमेली ने कहा। डब्बू आई टोल्ड यू नॉट टू सिंग, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेल मतलब कहना, बताना, सेकंड फॉर्म टोल्ड। उसने कहा कि चमेली ने कि डब्बू आई टोल्ड यू नॉट टू सिंग, मैंने तुम्हें कहा कि ना गाओ। बट यू डिड नॉट हीड माई एडवाइस, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, सुनना किसी बात को। और ये जो पास्ट वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा कि डब्बू मैंने तुम्हें गाने से मना किया, बट यू डिड नॉट हीड माई एडवाइस, लेकिन तुमने मेरी एडवाइस पर, मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। नाउ सी द रिजल्ट, अब परिणाम देखो। आगे देखिए। डब्बू फेल्ट वेरी अशेम्ड, दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फील का मतलब होता है महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट, और अशेम्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शर्मिंदगी या शर्मिंदा। और ये पूरा फील अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस होना, सेकंड फॉर्म में फेल्ट अशेम्ड। डब्बू फेल्ट वेरी अशेम्ड, डब्बू को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ही सेड टू चमेली, उसने चमेली से कहा। यस हाँ, आई शुड हैव लिसन्ड टू योर एडवाइस, दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में शुड का यूज़ किया गया है
और सबसे पहले आप इस बात को जानिए कि शुड का प्रयोग कब किया जाएगा, किस सिचुएशन में किया जाता है। शुड का प्रयोग किसी भी वाक्य में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम सलाह को दर्शाना चाहते हैं, तब ऐसे वाक्यों में शुड का इस्तेमाल किया जाएगा। और यदि इस सलाह जो है वो पास्ट के वाक्यों में है, पास्ट के वाक्यों के लिए है, तब ऐसे वाक्यों में शुड हैव का यूज़ किया जाएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। जैसे मान लीजिए आप कोई भी वाक्य बनाएंगे, जैसे उसे आना चाहिए था, उसे खेलना चाहिए था, हमें दौड़ना चाहिए था, जहाँ पर हम सलाह दें और वो सलाह पास्ट के वाक्य में हो, तो ऐसे वाक्यों में शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। LISTEN लिसन का अर्थ होता है किसी बात को बड़े ध्यान से सुनना, और ये थर्ड फॉर्म है लिसनड। तो इस तरह से क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, ही सेड टू चमेली, उसने चमेली से कहा, यस हाँ, आई शुड हैव लिसनड टू योर एडवाइस, मुझे आपकी सलाह को सुनना चाहिए था। और दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में मैंने आपको शुड हैव के बारे में समझाया, तो यहाँ मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा, आप उसे ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। आप उस वाक्य को नोट कर लीजिए, आपको दौड़ना चाहिए था। आई रिपीट द सेंटेंस, आपको दौड़ना चाहिए था। तो दोस्तों इस वाक्य में भी सलाह है और ये सलाह पास्ट में है, तो आप इसको भी ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए, तो क्या अर्थ हुआ, उसने चमेली से कहा कि येस आई शुड हैव लिसन टू योर एडवाइस, मुझे आपकी सलाह को सुनना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे दुख है। लेट अस गो होम, चलो हम घर चलें। बोथ द फ्रेंड्स सेट ऑफ फॉर देयर होम्स, दोनों दोस्त अपने घरों के लिए निकल पड़े। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। क्या मॉरल है इसका, वन शुड ऑलवेज लिसन टू गुड एडवाइस। क्या अर्थ हुआ कि हमें हमेशा अच्छी सलाह को सुनना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ, एंड आई बिलीव दैट यू नो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी गुड, बिकॉज वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग व्हेन आवर फ्रेंड और व्हेन एनीवन gives us any advice or that advice is good for us, then we should always think of that, and we should always try to obey that advice, and we should listen that advice, because you know if we just ignore that, sometime we may have to face some trouble, some type of problem, as we have seen in this story that you know that Chameli told Dabbu lot of things, but he never paid attention, he did not listen to her advice, that is why he had to face a lot of trouble. So the story is about that when someone or some of our good friend gives us any type of good advice, we must listen that carefully. So guys, this was today's story. I hope you enjoyed the session, and if you really did that, then do like this video, and if you have any type of suggestion, any valuable feedback, you can leave your comment or your suggestion in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.